नमस्कार साथियों, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर अब से ज़्यादा 1 महीने का टाइम और बचा हुआ है। इसके बाद आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा, तो आप जो है तैयारी में जुट जाइए और अच्छे से मजबूत कर लीजिए। थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करनी है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में है। थोड़ा सा भी अगर लापरवाही हुई तो पीछे भी जा सकते हैं, और पीछे गए तो फिर आगे यूपी टेट लगा हुआ है, ये जो है बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आप ये सभी अब ध्यान दीजिएगा आगे से, और आगे से बीटीसी को भी जो है थोड़ा सा वरीयता दीजिए और इसको निकालिए और आगे जो है बढ़ते हुए चलिए। ठीक है, तो आगे से साथियों सभी वीडियो को, जितने भी पीवाईक्यू बचा हुआ है, सभी को जो है आप समाप्त करते चलिए। हमको बताने की ज़रूरत नहीं है साथियों, देख ही रहे हैं कितना क्वेश्चन रिपीट होती है। ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि इस बार भी जो है सभी क्वेश्चन यहीं से आ जाएं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और विज्ञान विषय 2025 का पेपर लेते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? विकल्प है शीशा, जिसको पीबी बोलते हैं। ठीक है, विकल्प बी है कॉपर, सीयू बोला जाता है। लोहा एफी, आयरन बोला जाता है। विकल्प डी है जिंक, जेडन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सीसा, पीबी। ठीक है, इसको लेड भी बोला जाता है। ठीक है, गैलेना। आगे अगर इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होगा साथियों? सीसा का। ठीक है, लेड का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा पीबीएस। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 2 है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? समुदाय बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, जीवोम बनता है कि खाद्य जाल बनता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है बनता है, राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 3 है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? विकल्प ए है शुष्क सेल, विकल्प बी है डेनियल सेल, विकल्प सी है वोल्टी सेल, विकल्प डी है सीसा संचालक सेल। तो राइट आंसर जो है सीसा संचालक सेल सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। आगे द्वितीयक सेल में क्या है? अगर द्वितीयक सेल बात करें साथियों, क्योंकि यहाँ पर सेल के बारे में पूछा गया है, तो द्वितीयक सेल वह होता है जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी प्रयोग में ला दिया जाए। जैसे हीलियम बैटरी है, मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है वह जो है क्या है, रिचार्ज कर सकते हैं, तो द्वितीयक सेल हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो है प्रश्न संख्या 4 है, नोबेल गैस का उदाहरण है। ठीक है, विकल्प है रेडान, विकल्प बी है हाइड्रोजन, विकल्प सी है ऑक्सीजन और विकल्प डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर जो है रेडान सही हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, और नोबेल गैस क्या होती है साथियों? नोबेल गैस होती क्या है? तो वे गैस जो सामान्य परिस्थितियों में रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। ठीक है, मतलब एक्टिव नहीं होती हैं। जैसे रेडान हो गया, हीलियम हो गई, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनान हो गया, नोबेल गैस, ये सभी उदाहरण हैं। ठीक है, वीडियो को भी सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा साथी। चलिए हम क्वेश्चन संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? तो विकल्प ए है मांसाहार, विकल्प बी है शाकाहार, विकल्प सी है दोनों, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वाहारी में शाकाहारी मांसाहारी दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं और इसका मानक लिखिए, मात्रक लिखिए। तो उत्तर है, किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है तो उसे विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 7 है, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं दो अवशेषी अंग के
नाम लिखिए। ठीक है, तो मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 अवशेषी अंग कौन कौन से हैं? तो पहला अपेंडिक्स हो जाएगा, मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा है कोक्सीस। ठीक है, ये वे अंग है जिनका पूर्वजों में कोई विशेष कार्य था, लेकिन आज वर्तमान समय में इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, जैसे जो अपेंडिक्स होता है साथियों, उसका भी कार्य क्या होता था कि जो कंदमूल फल होता था उसको पचाने का कार्य करता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, कान है, ये कान छोटा हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले जो है ये बड़ा होता था, हिला डुला पाते थे। ठीक है, अब इसको हिलाइए, कान हिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब हाथ लगा के मत हिलाना, वैसे ही हिलाना, देखो हिलता है, नहीं हिलेगा। अवशेषी अंग हो गए, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। आगे प्रश्न संख्या 8 है, सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, सोडियम धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। जैसे ही सोडियम को जल में डालेंगे ना, तो विस्फोट हो जाता है। ठीक है, उसमें से आग निकलती है, चिंगारियाँ निकलती हैं। आगे इस प्रकार में इस अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। अभिक्रिया रासायनिक समीकरण इस प्रकार से होगा, जैसे 2Na प्लस 2H2O, ये बनेगा NaOH प्लस H2। आगे प्रश्न संख्या 9 है, प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। ठीक है, तो प्राथमिक उपचार के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है घायल या बीमार व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना। दूसरा है घायल व्यक्ति की स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकना। ठीक है, कहीं भी किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना हुई, तुरंत उसी वहीं पर इलाज कर दीजिए, पट्टी उट्टी बांध दीजिए, और वही जो है प्राथमिक उपचार हो जाता है। उसको किसी भी हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत ना पड़े, ले भी जाना पड़े तो बाद में ले जाना पड़े, लेकिन उसका उपचार तुरंत वहीं पर कर दीजिए। ठीक है, खून बहा रहा है तो उसको रोक दीजिए, ताकि जो है ब्लड ना जाए और वो जो है आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। तो यही सब लिखना है, इसमें सब कुछ समझने की बातें हैं साथियों, और एक बार समझे रहेंगे तो आसानी से बना करके लिख पाएंगे। आगे है प्रश्न संख्या 10, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो उत्तर है, एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, अर्थात मानव प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV होता है, के द्वारा जो है HIV संक्रमण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो प्रणाली होती है कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसी के कारण जो है ये फैलता है, जिससे व्यक्ति विभिन्न बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। थोड़ा थोड़ा अगर बुखार भी होगा तो वो सही नहीं होगा, थोड़ा सा संक्रमण हो गया तो भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है प्रतिरोधक क्षमता पर ही अटैक कर देता है एड्स जो है। और ये जो है किसी ब्लड में अगर है, दूसरे ब्लड में जाता है तो ब्लड से हो सकता है, यौन संबंध से हो सकता है। तो तमाम प्रकार की, अगर कोई शेविंग कर रहा है उससे कटा हुआ है तो वो दूसरा कोई करता है, अगर उससे कट गया तो हो सकता है, मतलब ब्लड में पहुंच जाता है तो हो जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 11 है, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। धारा I इक्वल टू 5 एम्पीयर, समय T 1 घंटा अर्थात 3600 सेकंड। आवेश की बात करें तो Q इक्वल टू होता है धारा I इंटू समय T, और Q जो है ये 5 इंटू 36 हो जाएगा, और Q इक्वल टू 18,000 कूलाम हो जाएगा। परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा 18,000 कूलाम हो जाएगी। ठीक है, आगे जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 12 पूछा गया है, जैविक घटक क्या होता है? उनके घटक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जैविक घटक वे जीवित प्राणी हैं जो पर्यावरण में अन्य जीवों को प्रभावित करते हैं। प्रकार की अगर बात करें तो उत्पादक में पहला भोजन स्वयं बनाते हैं, उदाहरण के लिए हरे पौधे।
उपभोक्ता उत्पादक या अन्य जीवों का भोजन करते हैं। आगे प्राथमिक हरे पौधे खाते हैं और उदाहरण के लिए जैसे गाय और हिरन। गाय और हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता है जो घासों को खाते हैं, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? गाय है, हिरन है। तो ये जो है लोमड़ी और बिल्ली जो है मांसाहारी होती है, ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता मतलब मांस को खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता आते हैं जो दोनों खा जाते हैं, ठीक है, जैसे बाघ और शेर, ठीक है। ये द्वितीयक उपभोक्ता मतलब लोमड़ी और बिल्ली को ही खा जाएंगे, ठीक है। अब घटक क्या होता है? तो मृत जीवों को सड़ाकर सरल पदार्थ बनाते हैं, उदाहरण के लिए कवक, जीवाणु। अजैविक घटक क्या होता है? तो निर्जीव तत्व प्रकार की अगर बात करें तो कार्बनिक, अकार्बनिक, जलवायवीय, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 13 है, हीमोफीलिया रोग के कारण तथा लक्षण लिखिए। तो हीमोफीलिया एक वंशानुगत रक्तस्राव विकार है जिसमें रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है। यह आमतौर पर पुरुषों को प्रभावित करता है। अगर कारण की बात करें तो वंशानुगत कारण होता है, ठीक है, माता पिता से विरासत में प्राप्त होती है। दूसरा होता है थक्का बनने वाले कारकों की कमी जैसे फैक्टर 8 से 9 तक। और तीसरा है अनुवांशिक उत्परिवर्तन, थक्के बनने वाले जीन प्रभावित हो जाते हैं। और लक्षण की अगर बात करेंगे तो अत्यधिक रक्तस्राव होने लगेगा और चोट लगने पर लंबे समय तक जो है रक्तस्राव होगा, वह उसको बांधेंगे भी तो नहीं रुकेगा, जैसे ही छोड़ेंगे फिर से बहना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आगे है चोटें, ठीक है, बिना कारण गहरी चोटें बनने लगती है, ठीक है। तीसरा है जोड़ों में दर्द होने लगती है, सूजन हो जाती है और मांसपेशियों में सूजन और असुविधा होने लगती है। अन्य की अगर बात करें इसमें तो दांत निकालने, सर्जरी या नाक मूत्र में ये सभी जगह जो है रक्त जो है आने लगता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 14 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ तथा दोष लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा लाभ, ठीक है। लाभ में तत्वों के गुणों के अध्ययन में सहायक। दूसरा नए तत्वों की खोज में मदद। तीसरा नए तत्व के गुणों से दूसरे गुण समझने में मदद। चौथा है संदिग्ध परमाणु भार शोधन में उपयोगी। पांचवा है विभिन्न समूहों में सहसंबंधी का बोध। दोष की अगर बात करें तो पहला है हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं। दूसरा है तत्वों के बीच परमाणु द्रव्यमान वृद्धि नियमित नहीं। तीसरा है समस्थानिक तत्व नियम का उल्लंघन करते हैं। चौथा है असमान गुणों वाले तत्व एक साथ समान गुण वाले अलग। और पांचवा है थैलेनाइड और एक्टेनाइड तत्वों को नहीं रखा जा सकता। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है कि ओम का नियम बताइए और समझाइए। तो उत्तर है ओम का नियम बताता है कि किसी चालक में तापमान स्थिर रहने पर प्रवाहित धारा I उसके सिरों पर विभवांतर V के साथ समानुपाती होता है। यदि विभवांतर 2 गुना हो तो धारा भी 2 गुनी बशर्ते प्रतिरोध R स्थिर हो, ठीक है। सूत्र की अगर बात करेंगे तो V इक्वल टू आई आर और V जो है विभवांतर और I इक्वल टू धारा प्रतिरोध R हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 है धातु तथा अधातु में अंतर लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा धातु कठोर, चमकदार, तन्य और आघातवर्धी होती है। अधातु नरम, रंगीन और भंगुर होती हैं। अंतर की अगर बात करेंगे तो पहला है भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। धातु में अगर बात करें तो कठोर, चमकदार, तन्य होती हैं
और अधातु की बात करें तो नरम होती हैं, रंगीन होती हैं, भंगुर होती हैं। दूसरा है चालकता। चालकता में अगर धातु की बात करें क्या होगा तो उच्च होगा, अधातु में बात करें तो कमजोर होगा। ग्रेफाइट जो है ये अपवाद। और अवस्था की बात करें तीसरा तो धातु के अंतर्गत जो है ठोस हो जाएगा, पारा गैलीनियम अपवाद है। अधातु की बात करें तो ठोस, तरल, गैसीय, ब्रोमाइड अपवाद है, ठीक है, ब्रोमीन। और चौथा है गलनांक। गलनांक में क्या होता है, धातु उच्च होती है और अधातु जो है निम्न होता है। क्वथनांक की बात करें तो धातु जो है उच्च होती है, अधातु जो है निम्न होती है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 17 है, लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद के सिद्धांत में मुख्य अंतर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, लैमार्कवाद अर्जित लक्षणों की विरासत पर जोर देता है, जबकि डार्विनवाद प्राकृतिक चयन पर जोर देता है। और मुख्य अंतर देख लेते हैं। तो पहला है अर्जित लक्षण बनाम वंशानुगत विविधता। लैमार्कवाद में अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी को पारित होते हैं, डार्विनवाद में केवल वंशानुगत विविधताएं होती हैं। और पर्यावरण का प्रभाव अगर बात करें तो लैमार्कवाद में पर्यावरण सीधे विकास को प्रभावित करते हैं, डार्विनवाद में पर्यावरण केवल अनुकूलन विविधताओं को चुनता है, ठीक है। विकास की गति की अगर बात करेंगे तो लैमार्कवाद में अपेक्षाकृत तेज, डार्विनवाद में अपेक्षाकृत धीमी होती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उत्तर हो जाएगा, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? पहला है लाल रुधिर कणिका जिसको आरबीसी बोला जाता है, हीमोग्लोबिन से भर कर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं, कमी से एनीमिया होती है, ठीक है। अगर आरबीसी कम हो जाए अर्थात ब्लड अगर कम हो जाए, ठीक है, तो जो है हीमोग्लोबिन की कमी को जो है एनीमिया बोलते हैं। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ठीक है, संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। जो भी संक्रमण होगा उससे जो है जो सफ़ेद ब्लड होता है वो जो है रक्षा करता है, हानिकारक जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट करती है, ठीक है। तीसरा है प्लेटलेट्स, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनकर रक्त बहने से रोकना, ये प्लेटलेट्स का कार्य होता है, ठीक है। और रक्त वाहिकाओं की मरम्मत में मदद करती है, ठीक है साथियों। तो ये जो है 2025 का पेपर था। ज्ञान क्लासेस एकेडमी सर्च करिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब करके रखिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। मिलते हैं नेक्स्ट, अगला जो पेपर रहेगा साथियों नेक्स्ट ले करके शामिल होंगे जल्दी ही, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा, तैयारी को अपनी मजबूत करते रहिएगा। 1 महीने का और टाइम बचा हुआ है, ठीक है।